हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हमारा 18 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 240 तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज 241 पर हम हैं। ठीक है, पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आरोपों का संयोजन। ठीक है, सेक्शन 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। क्लोज 1, प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचार पृथक किया जाएगा। यह कानून का मूल नियम यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर अलग अलग और साफ तौर पर भिन्न अपराधों का आरोप है तो हर अपराध के लिए एक अलग चार्ज लगाया जाएगा और हर चार्ज का मुकदमा मतलब ट्रायल भी अलग अलग चलेगा। ठीक है, परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय यह है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी यकीनी आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा। क्लोज टू, उपधारा 1 की कोई बात धारा 242, 243, 244 और धारा 246 के उपबंधों के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी खुद लिखित में आवेदन देकर कोर्ट से गुहार लगाए कि सर मेरे सारे मामले की सुनवाई एक साथ कर दी जाए, ठीक है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा करने से आरोपी का कोई नुकसान नहीं होगा, तो मजिस्ट्रेट उन सभी आरोपों का मुकदमा एक साथ चला सकता है। अब उदाहरण से समझते हैं। क्या पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपहति कारित करने का अभियोग है। चोरी के लिए और घोर उपहति कारित करने के लिए क्या पर पृथक पृथक आरोप लगाने होंगे और उनका विचार पृथक करना होगा। इसमें कहा है कि मान लीजिए क्या ने जनवरी में किसी के घर में चोरी की और मार्च में किसी दूसरे व्यक्ति से गंभीर मारपीट मतलब घोर उपहति की। यह दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, इसलिए चोरी का केस अलग चलेगा और मारपीट का अलग। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 242 के बारे में। एक ही वर्ष में किए गए किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। क्लोज 1, जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक आरोपों का अभियोग है, ऐसे अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध 12 मास के भीतर ही किए गए हैं, चाहे वह एक ही व्यक्ति के बारे में की गई हो या नहीं, तब उस पर उनमें से 5 से अनधिक कितने ही अपराध के लिए एक ही विचार में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। मतलब यह धारा मूल नियम का पहला बड़ा अपवाद है। यह समय और केस के बोझ को बचाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 महीने मतलब 1 साल के भीतर एक ही जैसे कई अपराध किए हैं तो अदालत उन सभी का मुकदमा एक ही बार में चला सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि अधिकतम 5 अपराधों को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में बदलाव है। पुरानी सीआरपीसी में यह समय सीमा 3 अपराधों की थी। ठीक है, मतलब जो सीआरपीसी था हमारा उसमें 3 अपराधों का केस एक साथ चलाया जा सकता था और बीएनएस में 5 अपराधों का केस एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वे अपराध एक ही व्यक्ति के खिलाफ किए गए हो या अलग अलग व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी विशेष स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन सामान्य दंड से दंडनीय होते हैं, परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 305 के अधीन दंडनीय
अपराध है और भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है जब ऐसा प्रयत्न ही अपराध हो। इसमें कहा है कि अपराध एक ही किस्म के तब माने जाते हैं जब वे भारतीय न्याय संहिता या किसी स्थानीय कानून की एक ही धारा के तहत आते हो और उनके लिए समान सजा का प्रावधान हो। ठीक है, इसी में यह भी साफ किया गया है कि चोरी मतलब धारा 303 क्लोज 2 और घर में चोरी धारा 305 को भी एक ही किस्म का माना जाएगा। इसके अलावा किसी अपराध को करना और उस अपराध को करने का प्रयास करना भी एक ही किस्म का अपराध माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 243 के बारे में, एक ही अधिक अपराधों के लिए विचारण। क्लोज 1, यदि परस्पर समान ऐसे कार्यों की जिनसे एक ही सहव्यवहार बनता है, एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक के बाद एक कई ऐसे काम किए हैं जो आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि वह एक ही पूरी घटना मतलब सहव्यवहार का हिस्सा लगते हैं, तो उन सभी अपराधों का मुकदमा एक साथ चलेगा। क्लोज 1 की उदाहरण की बात करते हैं। पॉइंट ए, क्या एक व्यक्ति ख को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है छुड़ाता है और ऐसा करने में कांस्टेबल ग को जिसकी अभिरक्षा में ख है घोर उपहति कारित करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 की उपधारा 2 और 263 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्धि किया जा सकेगा। इसका कहने का मतलब है कि कैब पुलिस की हिरासत में अपने दोस्त ख को छुड़ाता है और ऐसा करने के लिए पुलिस वाले को पीटकर गंभीर घायल कर देता है। यहाँ हिरासत से छुड़ाना और पुलिस वाले को पीटना दोनों एक ही घटना के हिस्से हैं, इसलिए दोनों धाराओं का मुकदमा एक साथ चलेगा। मतलब धारा 121 और धारा 263 का जो मुकदमा है वो दोनों एक ही साथ चलेगा। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। जब धारा 235 की उपधारा 2 में या धारा 242 की उपधारा 1 में उपबंधित रूप में आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध का उन अपराधों के किए जाने को सुनकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर पैसों के गबन का आरोप है और उसने उस गबन को छुपाने के लिए ऑफिस के खातों या बही खातों में हेरफेर भी की है, तो गबन और खातों की हेरफेरी दोनों का मुकदमा एक साथ चलाया जा सकता है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय परवत किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषा दंडनीय हो, 2 या अधिक पद्धत परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक ही काम ऐसा है जो कानून की दो या दो से अधिक अलग अलग परिभाषाओं में अपराध बनता है, तो उस पर उन सभी धाराओं के तहत एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, अब क्लोज 4 की बात करते हैं। यदि कई कार्य जिनमें एक से अधिक वे सवे अपराध गठित करते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति कई ऐसे काम करता है जो अपने आप में छोटे अपराध है, लेकिन जब उन्हें मिला दिया जाए तो वह एक नया और बड़ा अपराध बन जाते हैं, तो उन पर उन छोटे अपराधों का और उस बड़े अपराध का मुकदमा एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है, क्लोज 5
इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्लोज 5 में कहा गया है कि सेक्शन 243 की कोई भी बात सेक्शन 9 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 244 के बारे में, जहाँ इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। क्लोज 1, यदि कोई एक कार्यों का क्रम इस प्रकृति का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे अपराधों में से कितनों पर एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पित आरोप लगाया जा सकेगा। सेक्शन 244 के क्लोज 1 कहता है कि अगर किसी घटना के तथ्यों को देखकर यह संदेह है कि आरोपी ने चोरी की है, छल किया है या अमानत में खयानत की है, तो कोर्ट उस पर इन सभी धाराओं का आरोप एक साथ लगा सकती है या फिर कोर्ट विकल्प के रूप में आरोप लगा सकती है कि तुमने या तो चोरी की है या छल किया है। क्लोज 2, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उनसे भिन्न अपराध किया है जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषित किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। क्लोज 2 कहता है कि अगर आरोपी पर केवल एक अपराध का चार्ज लगा था लेकिन गवाही और सबूतों से यह साबित हो गया है कि उसने चोरी नहीं की बल्कि अमानत खयानत की है, तो कोर्ट उसे बिना नया चार्ज लगाए भी अमानत खयानत के लिए सजा दे सकती है। अब उदाहरण की बात करते हैं। पॉइंट ए, क्या पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यास भंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यास भंग करने, छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा या उस पर चोरी करने का या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यास भंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा। पॉइंट बी, ऊपर वर्णित मामलों में क्या पर केवल चोरी का आरोप है। यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यास भंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है। वह यथास्थिति आपराधिक न्यास भंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा, यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। इन दोनों उदाहरणों में कहा गया है कि क्या पर एक मोबाइल गायब करने का आरोप है। यह साफ नहीं है कि उसने उसे चुराया या धोखे से लिया है। कोर्ट उस पर चोरी और छल दोनों का चार्ज लगा सकती है। अगर सिर्फ चोरी का चार्ज लगा था और बाद में साबित हुआ कि उसने चोरी नहीं बल्कि अमानत में खयानत की थी, तो कोर्ट उसे जमानत में खयानत की सजा दे सकती है। इनसी कैपर मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर कहता है कि उसने देखा है कि खै ने गह को लाठी मारी और सेशन न्यायालय के समक्ष कै शपथ पर कहता है कि खै ने गह को कभी नहीं मारा, यद्यपि यह साबित नहीं किया जा सकता है कि इन दो परस्पर विरोध कथनों में से कौन सा मिथ्या था, तथापि उस पर साक्ष्य मिथ्या देने के लिए अनुपलब्ध आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्धि किया जा सकेगा। पॉइंट सी कहता है कि कै ने मजिस्ट्रेट के सामने कसम खाकर कहा, मैंने खै को लाठी मारते देखा। बाद में बड़ी अदालत मतलब सेशन कोर्ट में जाकर मुकर गया और कहा खै ने कभी लाठी नहीं मारी। अब यह तो पक्का है कि उसने एक जगह झूठ बोला, भले ही यह साबित न हो पाए कि कौन सा बयान झूठा था। कोर्ट उस पर झूठी गवाही का वैकल्पिक चार्ज लगाकर उसे सजा दे सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 245 के बारे में, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। क्लोज 1, जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टताएं हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है,
कि किंतु शेष विशिष्टता साबित नहीं होती है, तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। इसमें कहा गया है क्लोज 1 क्लोज 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी बड़े अपराध का आरोप लगा है लेकिन कोर्ट में पूरा बड़ा अपराध साबित नहीं हो पाता है, बल्कि उसका एक छोटा हिस्सा साबित हो जाता है, मतलब जो अपने आप में एक छोटा अपराध है साबित हो जाता है, तो उसे उस छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही शुरुआत में उस छोटे अपराध का अलग से चार्ज न लगाया गया हो। क्लोज 3 जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषी किया जा सकता है, यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो। क्लोज 4 इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषित प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित सत्य पूरी न हुई है। क्लोज 3 क्लोज 4 कहता है कि अगर किसी पर मर्डर या चोरी का चार्ज लगा है लेकिन साबित यह होता है कि वह मर्डर या चोरी कर नहीं पाया, सिर्फ उसने कोशिश की थी, तो कोर्ट उसे अपराध के प्रयास के लिए सजा दे सकती है, चाहे प्रयास का अलग से चार्ज न बना हो। ठीक है, अब उदाहरण की बात करते हैं। पॉइंट ए कैप पर उस संपत्ति के बारे में जो वाहक के नाते उसके पास न्यस्त है। आपराधिक न्यास भंग के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 3 के अधीन आरोप लगाया गया है। यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे में धारा 316 की उपधारा 2 के अधीन उससे आपराधिक न्यास भंग तो किया है, किंतु वह उसे वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई। वह धारा 316 की उपधारा 2 के अधीन आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषित किया जा सकेगा। इसमें कहा है कि कैपर आरोप है कि उसने एक कैरियर के रूप में अमानत में खयानत की है। कोर्ट में यह साबित हो गया है कि उसने गबन खयानत जो किया है को लेकर, लेकिन वह ट्रांसपोर्टर नहीं था बल्कि साधारण गबन था, मतलब जिसकी सजा कम होती है, कोर्ट उसे साधारण गबन के छोटे अपराध के लिए सजा दे सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 246 के बारे में। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा? निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। पॉइंट ए वे व्यक्ति जिन पर एक ही व्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। पॉइंट बी वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। इसमें कहा गया है कि एक से अधिक अपराधियों का मुकदमा एक साथ कब चलाया जा सकता है? कानून के अनुसार कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। पॉइंट ए में कहा गया है कि एक ही घटना के साथी वे लोग जिन्हें एक घटना या संव्यवहार के दौरान मिलकर एक ही साथ एक ही अपराध किया हो, मिलकर एक अपराध किया हो, जैसे 4 लोगों ने मिलकर एक दुकान लूटी है। पॉइंट बी कहता है कि अपराधी और उसका मददगार, मतलब अपराध करने वाले व्यक्ति और उसको उकसाने वाला, दुष्प्रेरण या मदद करने वाला या प्रयास करने वाला व्यक्ति। पॉइंट सी वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के भीतर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए धारा 242 के अधीनगत एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। पॉइंट डी वे व्यक्ति जिन पर एक ही व्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। पॉइंट सी कहता है कि एक साल में मिलकर किए गए अपराध, मतलब वे लोग जिन्हें 12 महीने के भीतर मिलकर एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध किए हो। पॉइंट डी कहता है कि एक ही घटना में अलग अलग अपराध करने वाले, मतलब जैसे दंगे के दौरान एक ही जगह पर एक व्यक्ति दुकान जला रहा था और दूसरा व्यक्ति मारपीट कर रहा था। घटना एक ही है लेकिन इसके लिए दोनों का ट्रायल एक साथ होगा।
पॉइंट ए की बात करते हुए व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथम निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरित किया जाना, अभिकर्ता प्राप्त करने या रखे रहने या उनके विवरण या निपटाने में सहायता करने का या किसी ऐसे अंतिम नग्नित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। पॉइंट ये कहता है कि चोरी और चोरी का माल खरीदने वाला मतलब वह लोग जिन्हें चोरी, डकैती, जबरन वसूली या छल किया, और वे लोग जिन्होंने जानते बूझते उस चोरी के माल को खरीदा, छुपाया, ठिकाने लगाने में मदद की है। टाइप की बात करते हैं वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिनका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया हो, भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 और उपधारा 5 के या उन उपधाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग। पॉइंट एफ कहता है चोरी का माल अपराध में बांटने वाले जिन लोगों के पास एक ही चोरी की घटना में आया हुआ माल अलग अलग मिला हो। ठीक है। पॉइंट जी की बात करते हुए व्यक्ति जिन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के अध्याय 10 के अधीन कुटकर सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे अपराधों को यथाशक्य लागू होंगे। पॉइंट जी में कहा गया है कि नकली नोट, सिक्के चलाने वाले मतलब वह लोग जो नकली सिक्के बनाने, उन्हें बाजार में चलाने या छुपाने के धंधे में एक साथ शामिल है। इसके अपवाद की बात करते हैं, परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किन्हीं में नहीं आते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसे ऐसे व्यक्ति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समुचित है। इसमें कहा है कि अगर कुछ आरोपी ऊपर दी गई किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, यानी उनके केस अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी आरोपी लिखित में कोर्ट में प्रार्थना करते हैं कि सर हमारा ट्रायल एक साथ ही कर दीजिए, और जिनको लगता है कि इससे केस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और समय बचेगा, तो कोर्ट उन सभी अलग अलग आरोपियों का मुकदमा भी एक साथ चला सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 247 के बारे में। कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध विवेचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्षक है और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोष सिद्धि कर दी जाती है, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोप को वापस ले सकता है, या न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण सब प्रेरणा से रोक सकता है, और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोष मुक्ति होगा, किंतु यदि दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। यह धारा अदालत और सरकारी वकीलों को एक खास पावर देती है, ठीक है, ताकि समय और संसाधन बर्बाद न हो। मान लीजिए एक ही आरोपी पर कई अलग अलग आरोप जैसे चोरी, मारपीट और धोखाधड़ी लगे हैं। कोर्ट ने पहले ही या दूसरे आरोप में सुनवाई की और उसे दोषी करार देकर सजा सुना दी। अब अगर सरकारी वकील मतलब अभियोजन या शिकायतकर्ता मतलब परिवादी को लगता है कि मुख्य अपराध में जो सजा मिली गई है, तो वह कोर्ट की इजाजत से बाकी बचे हुए आरोपों को वापस ले सकते हैं। कोर्ट की शक्ति क्या होगी? कोर्ट खुद भी अपनी मर्जी से बाकी बचे हुए आरोपों की जांच या सुनवाई रोक सकता है। इसका असर क्या पड़ेगा? जिन आरोपों को इस तरह वापस लिया जाता है या आरोप
या रोका जाता है, उसका असर यह होगा कि आरोपी उन मामलों से बरी माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आगे चलकर आरोपी बड़े अदालत में अपील करता है और जिस मुख्य केस में उसे सजा हुई थी वह सजा रद्द हो जाती है, तो कोर्ट उन छोड़े गए बाकी आरोपों को फिर से जिंदा कर सकता है और उनकी सुनवाई दोबारा शुरू कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे अध्याय 18 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा अध्याय 19 चलेगा, जिसमें शासन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 248 के बारे में। विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। शासन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। सेशन कोर्ट में सरकार की तरफ से मामले को हमेशा लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील ही संभालेगा। पीड़ित का प्राइवेट वकील सिर्फ सरकारी वकील की मदद कर सकता है, लेकिन केस की कमान सरकारी वकील के हाथ में ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 249 के बारे में। अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। जब अभियुक्त धारा 232 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रत्याशा करता है। इसमें कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट छोटी अदालत से गंभीर केस को सेशन कोर्ट भेज देता है जिसे सुपुर्दगी या तब सेशन कोर्ट में केस की पहली तारीख पर यह प्रक्रिया होती है। जब आरोपी कोर्ट के सामने पेश होता है तो सरकारी वकील अपने केस की शुरुआत करता है। वह जज साहब को बताता है कि आरोपी पर क्या क्या आरोप लगे हैं, पुलिस को इसके खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं, वह कौन से गवाह और सबूतों के दम पर आरोपी का जुर्म साबित करने वाला है। ठीक है, यह सिर्फ एक ओवरव्यू होता है। ठीक है, ताकि जज साहब को केस की कहानी समझ आ सके। अब बात करते हैं सेक्शन 250 के बारे में। क्लोज 1, अभियुक्त धारा 232 के दिन मामले की सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। इसमें कहा गया है कि जब केस सेशन कोर्ट को सौंपा जाता है तो उस तारीख से 60 दिनों के भीतर ही आरोपी को उन्मोचन के लिए आवेदन करना होगा। क्लोज 2, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेज पर विचार कर लेने पर और इस निम्नलिखित अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। क्लोज 2 कहता है कि जज साहब पुलिस की चार्जशीट मतलब गवाहों के बयान और सारे दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद वे सरकारी वकील और आरोपी के वकील दोनों की बहस सुनेंगे। अगर बहस सुनने के बाद जज साहब को लगता है कि पुलिस की फाइल में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस आधार या मजबूत सबूत नहीं है, मतलब केस बिल्कुल फर्जी या बेहद कमजोर है, तो जज आरोपी को केस की शुरुआत में ही उन्मोचित कर देंगे, मतलब उसे आगे की लंबी सुनवाई नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जज आरोपी को डिस्चार्ज करते हैं तो उन्हें ऑर्डर में साफ साफ कारण लिखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।